बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में और हमने सीखा था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड को। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह की होती है। नंबर वन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो कि वन डायमेंशनल होती है, ठीक है। उसके बाद सरफेस थर्मल एक्सपेंशन जो कि टू डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है। और लास्ट वन था वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो कि एक थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चों। और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को। मेरे बच्चों, अगर आपको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की समझ आ गई है तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल उसी जैसा टॉपिक है, उससे काफी ज्यादा मुशाबियत रखता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने सीखा था थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। आप किसी मटेरियल को हीट दे दें और उसके साइज में इंक्रीज आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक्सपेंशन हुई है। अब क्योंकि ये एक्सपेंशन हीट देने की वजह से हुई है तो हम इसे कहेंगे ये थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हीट देने से सिर्फ उसकी लेंथ में इजाफा हो, यानी एक डायमेंशन में सिर्फ इंक्रीज आए, ठीक है, तो फिर वो कहलाती है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। और जो सरफेस एक्सपेंशन है उसमें टू डायमेंशनल इंक्रीज आता है। इसी तरह से जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है उसमें जब आप एक मटेरियल को हीट देते हैं तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज आएगा, उसकी विड्थ में भी इंक्रीज आएगा, उसकी हाइट में भी इंक्रीज आएगा, ठीक है बेटा। तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, तो आप कैसे इसे लिखेंगे पेपर में? सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, या इसको वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं, दोनों नाम ठीक है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से है, कुछ में वॉल्यूमेट्रिक के नाम से, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आपके पास एक मटेरियल था, 3D मटेरियल है आपके पास, ठीक है, क्यूब लेट सपोज बना हुआ है, आपने उसको हीट दे दी, उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, उसकी विड्थ में इजाफा हुआ, उसकी हाइट में इजाफा हुआ, तो ये तीनों डायरेक्शन के अंदर जो एक्सपेंशन हुई है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं 3D एक्सपेंशन, या जिसका हमने नाम रखा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि एक्सपेंशन जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। एक नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, और तीसरा मेरे बच्चों हमारे पास होता है जी उस मटेरियल का ओरिजिनल जो साइज है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर भी यही तीन मेन पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर एक्सपेंशन डिपेंड कर रही होती है। तो वन बाय वन पहले इनको डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं उसकी वजह बेटा ये है कि इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ही आपने इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन डराइव करना है, इसलिए, ठीक है बेटा। तो नंबर वन फैक्टर जिसके ऊपर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिपेंड करती है बेटा वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कोई क्यूब ले लो। आप मेरे बेटा जब इसको हीट देंगे ना, ठीक है, तो इसके पार्टिकल, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड क्यूब लिया आपने, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो पहले भी वाइब्रेट कर रहे थे अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन अब पहले अगर देखा जाए तो अपनी मीन पोजीशन से, दरमियानी पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे, करीब करीब रहते थे ऐसे। लेकिन जब आपने सॉलिड को हीट एनर्जी दी, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, आप कह सकते हैं एटम्स कह लीजिए, आयंस कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, उन्होंने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मतलब पहले अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे तो अब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। पहले वो अपनी मेन पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे। मेन पोजीशन से मॉलिक्यूल जितना मैक्सिमम दूर जाता है ना बेटा उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब वो थोड़ा दूर जाता है मेन पोजीशन से तो बोलेंगे एम्पलीट्यूड थोड़ा है वाइब्रेशन का, ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है मॉलिक्यूल या पार्टिकल या एटम या आयन। इसी तरह से अगर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब वो एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है,
यानी यहां से इधर आ रहा है, फिर यहां से इधर जा रहा है, तो मेन पोजीशन से ज्यादा दूर जा रहा है ना बेटा, ये मतलब होता है ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने का। तो जब आप उसको हीट एनर्जी दे देते हैं, पार्टिकल्स वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनका जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है ना बेटा, वो बढ़ जाता है। अब उससे होता क्या है जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन आती है? मेरे बच्चों देखो, अब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल उसके राइट साइड पर है, एक उसके लेफ्ट साइड पर है। पहले तो वो ऐसा ऐसा ऐसे कर रहा था, लेकिन जब वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ऐसे करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इधर वाले एटम को या पार्टिकल को भी वो हिट करेगा, इधर वाले पार्टिकल को भी वो हिट करेगा। ठीक है, तो इसको भी दूर कर लेगा, इसको भी दूर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ पार्टिकल जो अगर इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाले पार्टिकल को ऊपर फेंक देंगे, नीचे वाले पार्टिकल को थोड़ा नीचे कर देंगे। तो एक डायरेक्शन में पहले मैंने आपको बताया अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वाला पार्टिकल इधर चला गया, ये वाला पार्टिकल इधर चला गया। ठीक है, अच्छा, अब ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर जो सारे पार्टिकल हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, तो वो भी एक दूसरे को आगे की तरफ धकेलते जाएंगे धकेलते जाएंगे धकेलते जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ऐसे। इस तरह फिर वर्टिकली देख लीजिए, जो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, पहले कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा था, अब उसने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर दिया। क्यों? आपने हीट एनर्जी दे दी उसको। तो अब वो ऊपर पड़े मॉलिक्यूल को भी हिट करेगा, नीचे पड़े वाले को भी हिट करेगा, तो मॉलिक्यूल इस तरह से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, उनके दरमियान गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रहा होगा, जो सामने पड़ा हुआ मॉलिक्यूल उसको भी हिट करेगा, जो पीछे पड़ा हुआ उसको भी हिट करेगा, उसको आगे भेज देगा, इसको पीछे कर देगा थोड़ा सा। तो तीनों डायरेक्शन के अंदर, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन के अंदर ये जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, इसकी वजह से पार्टिकल के दरमियान गैप बढ़ जाता है। इस तरह भी पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, इस तरह भी पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, इस तरह भी पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे। तो मेरे बच्चों, जब पार्टिकल्स के दरमियान गैप बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है, पहले वो एक कम वॉल्यूम जो है उन्होंने घेरा हुआ था, कवर किया हुआ था, अब उनको ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि वो खुले खुले बैठे हैं। ठीक है, तो अब जब वो दूर दूर हो जाएंगे, उनके दरमियान फासले बढ़ जाएंगे, गैप बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है फिर वो इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चों, जब आप हीट देते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसको आपने लिखना है कैसे पेपर में, जरा वो भी देख लीजिए। आप हेडिंग लगाएंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर की और बताएंगे व्हेन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड। आपने इस तरह के क्यूबिक शेप के सॉलिड को जब आप हीट एनर्जी देते हो, उसके पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है बेटा वो इंक्रीज कर जाता है। मैंने बताया आपको वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड क्या होता है। एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम बाय पुशिंग ईच अदर। इस तरह वो साथ वाले पार्टिकल्स को पुश करते जा रहे हैं, इधर वाले को इधर करते जा रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर पुश करते जा रहे हैं, नीचे वाले को नीचे पुश करते जा रहे हैं, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर। तमाम डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल जब वो पुश करते हैं, तो तमाम डायरेक्शन के अंदर फिर उनके दरमियान गैप बढ़ता जाता है और वो फिर ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, आप लेट्स से कि वॉल्यूम में इंक्रीज की बात कर लें, ये भी एक चेंज होता है। तो अगर आप वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा लाना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर में चेंज ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लेके आएंगे, ज्यादा चेंज कैसे लाओगे? हीट ज्यादा देकर। समझ गए ना बेटा? तो आप जब टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लेके आएंगे, तो वॉल्यूम के अंदर भी ज्यादा चेंज आएगा। इस तरह से जो चेंज इन वॉल्यूम है और चेंज इन टेम्परेचर है, इनके दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। डायरेक्ट रिलेशन बेटा, दो चीजों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसमें अगर एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, एक चीज को कम किया जाए तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर में चेंज ज्यादा लेकर आओगे, तो वॉल्यूम में चेंज भी ज्यादा आएगा। लेट्स से आपने इंक्रीज किया, ज्यादा इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। आपने वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए बेटा? ओके, तो एक पॉइंट आपने यहां पे कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है जी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये बात जरा समझिएगा मेरे बच्चों, जितना ज्यादा उस 3D सॉलिड का ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना, उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन आती है। किस तरह से, मैं आपको चलें ये बात समझा देता हूं। देखो हमारे पास ये एक, इधर बनाता हूं मैं, एक मॉलिक्यूल है जी यहां पर ये, ठीक है, और इसके करीब पड़ा हुआ एक ये मॉलिक्यूल था, एक यहां पर था, मॉलिक्यूल कह लीजिए, एटम कह लीजिए, आपकी मर्जी है, एक यहां पर था और एक यहां पर था। ठीक है,
तो इन्होंने कुछ इतना वॉल्यूम घेरा हुआ है। जब आपने हीट एनर्जी दी तो अब जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो तमाम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर धकेल देंगे, इधर से पार्टिकल थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, इधर से पार्टिकल थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, इधर से पार्टिकल थोड़ा सा इस तरफ आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम था, लेकिन इसका वॉल्यूम उसके मुकाबले में थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। सही है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल ही बस इतने थे, इतना इंक्रीज कर सकता था वो कर दिया। लेकिन अगर इसकी बजाय और पार्टिकल होते, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे और होता, एक पार्टिकल लेट से यहाँ पे होता, एक पार्टिकल यहाँ पे होता और एक पार्टिकल यहाँ पे होता, अब इसका जो वॉल्यूम है वो लगभग, चलिए यहाँ भी बना देता हूँ एक एक, इतना इतना होता। लेकिन जब आप इसको हीट देंगे तो सिर्फ ये पार्टिकल तो दूर दूर नहीं जाएंगे, जो यहाँ पे करीब पड़ा हुआ है ये वाला वो भी तो दूर जाएगा, वो भी तो यहाँ पहुंच जाएगा, जो नीचे वाला है वो भी तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, इधर वाला इधर पहुंच जाएगा, इधर वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा। अब देखो इंक्रीज और ज्यादा आया, समझ गए? इधर आपने इंक्रीज देखे थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया, इधर बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया। तो इधर क्यों, एटम्स थोड़े थे तो इंक्रीज थोड़ा आया, ठीक है। जब यहां देखें एटम ज्यादा हुए तो इंक्रीज भी ज्यादा आता है। तो मेरे बच्चों ज्यादा वॉल्यूम अगर ओरिजिनल रखेंगे आप, यानी कि शुरू में जो इनिशियल वॉल्यूम आपने लिया है या ओरिजिनल वॉल्यूम लिया है वो अगर ज्यादा है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, आपके पास जो एक्सपेंशन आती है वो भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चों याद रखो कि जो एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो उससे फिर जो एक्सपेंशन आएगी, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो भी बेटा ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल्स ही कम है तो फिर उसमें जो वॉल्यूम में एक इंक्रीज आएगा बेटा वो भी कम आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मैंने मेंशन किया है मोर इनिशियल वॉल्यूम मोर चेंज इन वॉल्यूम। ज्यादा अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है जिसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम आएगा, कम है तो कम आएगा। तो इनके दरम्यान में भी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी दो ऐसी क्वांटिटीज के दरम्यान ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी रीजन मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दी है, फिर यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि रीजन बेटा इसकी ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो इंक्रीज कर जाते हैं ये इसकी वजह बनते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सी भी डाल दीजिए। जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ऑब्जेक्ट के जो मटेरियल है, यानी आपके पास ये एक क्यूबिक शेप का ऑब्जेक्ट है, ये किसी मटेरियल से बना होगा ना, आयरन का बना होगा, कॉपर का बना होगा, सिल्वर का बना होगा, गोल्ड का बना होगा, किसी मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्यूबिक ऑब्जेक्ट है इसका मटेरियल, उसकी नेचर भी ये डिसाइड करती है कि इस मटेरियल में एक्सपेंशन कैसी होगी। ठीक है, अब अगर आपके पास गोल्ड है वो और तरह से एक्सपेंड करता है, ठीक है, आयरन और तरह से एक्सपेंड करता है, सिल्वर और तरह से एक्सपेंड करता है, एल्यूमिनियम और तरह से एक्सपेंड करता है। हर एक का जो सिस्टम है वो दूसरे से अलग है। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक की स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट है, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो डिफरेंट है, और यही दो चीजें होती हैं जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब इनकी स्ट्रक्चर और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ये आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि ये मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है उसके पार्टिकल के दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेज पाई जाती हैं तो थोड़ी हीट देने से उसके अंदर जो है वो कुछ खास एक्सपेंशन नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके जो स्ट्रक्चर है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ी सी हीट उसको अगर आप देंगे तो वो तो काफी एक्सपेंड कर जाएगा। तो डिपेंड करता है बेटा कि मटेरियल की नेचर कैसी है। अगर मटेरियल ऐसा हुआ जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इतनी तगड़ी ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो भी बस मुनासिब सी हो, बहुत तगड़ी ना हो, तो वो बड़ी आसानी से एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ओके जी। तो ये आपके साथ मैंने तीनों चीजें शेयर कर दी बेटा। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेरिवेशन के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, डेरिवेशन इंतहाई आसान है बच्चों। आपने पहले कंसीडर करना है कि आपके पास कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका शुरू में वॉल्यूम है जी VO, यानी कि जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, और इस वक्त कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। उस इनिशियल टेम्परेचर को आप कह दीजिए TO। अब आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को हीट देना शुरू करेंगे। जब आप उस मटेरियल को हीट देना शुरू करेंगे तो हीट देते हुए क्या होगा, उसने हीट एब्जॉर्ब की मटेरियल ने, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अब नया टेम्परेचर को कह दीजिए, नया टेम्परेचर है हमारे पास T। पहले वाला क्या था, TO ओरिजिनल टेम्परेचर उसका, जब आपने हीट नहीं दी, हीट देने के बाद टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया। अब जो नया उसका टेम्परेचर होगा लेट से वो आपके पास T है। ठीक है बेटा,
अब आपने टी टेम्परेचर पर उसको ले आए मटेरियल को हीट देते हुए, तो जाहिर सी बात है उसने हीट एब्जॉर्ब की है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो है वो फासला बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, ठीक है, वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली उसका जो वॉल्यूम था वो V था, VO। जब आपने उसको हीट एनर्जी दे दी, टेम्परेचर चेंज करके T पे ले आए, तो अब उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा, नया वॉल्यूम जो है उसको आप कहेंगे V, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पे मेंशन भी किया, आप देख सकते हैं, कंसीडर अ सॉलिड क्यूब, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज V0, V0 भी कर सकते हैं, VO मतलब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, एट टेम्परेचर TO, यानी जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था। आफ्टर हीटिंग इट्स टेम्परेचर विल बी T एंड द वॉल्यूम बिकम V। गर्म करने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो T हो जाएगा और उसकी जो वॉल्यूम होगा बेटा वो V हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास वो क्यूबिक शेप का वॉल्यूम है, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका VO है। आपने जब इसको हीट दी, ये एक्सपेंड होगा, ये ओरिजिनल था, इससे बढ़ के वो इतना बड़ा होगा, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, अब ये इतना होगा, ये सारा V है, ठीक है बेटा। तो ये इसका वॉल्यूम है V, जो कि T टेम्परेचर के ऊपर है, सही है। अब अगर देखा जाए कि वॉल्यूम में इंक्रीज कितना आया, तो यहां से मैंने इस वाले बॉक्स को इसके अंदर इसलिए ड्रा किया था कि आप देख सके कि इनिशियली इसका वॉल्यूम इतना था, अब यहां से वॉल्यूम ग्रो करके यहां तक पहुंच गया, वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया, सही है। तो ये जो वॉल्यूम में चेंज आया ना इस V0 के अलावा या VO के अलावा बेटा, वो डेल्टा V है, यानी चेंज इन वॉल्यूम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम इसका V है। तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था प्लस जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया, अगर आप वो दोनों ऐड करते हैं तो आपके पास नया वॉल्यूम V बन जाता है। क्लियर हुई बात? ओके जी। तो मेरे बच्चों, अब यहाँ पे दो चीजें, एक आपने टेम्परेचर में चेंज लाया और एक जो है वो वॉल्यूम में चेंज आया, उन दोनों को यहाँ पे नोट कीजिए। एक चीज मेरे बेटे यहाँ पे आ गई, वॉल्यूम बिकम V, मैंने बता दिया। चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T। डेल्टा बेटे बेटे इसको हम कहते हैं स्मॉल चेंज को, जहां पर हमने दो चीजों के दरमियान चेंज निकालना होता है, दो क्वांटिटीज के दरमियान, वहां पे हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0। चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, आखिरी में से इनिशियल वाली शुरू वाली कंडीशन को हम माइनस करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके पास चेंज आता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लेट्स से कि वॉल्यूम इसका जो है वो इनिशियली कितना था हमारे पास, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपने इसको हीट किया और नया जो वॉल्यूम मिला बेटा आपको मिला 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं पूछूं कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया, तो चेंज कैसे निकालोगे? 10 तो सेंटीमीटर क्यूब इसका पहले था, अब 12 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब में से 10 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन वाली में, और कैसे मिला? आखिरी कंडीशन, आखिरी जो सिचुएशन थी उसमें से पहली वाली हमने निकाली है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, आखिरी माइनस पहली। तो आखिरी कंडीशन जो है मेरे बच्चे, उसमें से पहली कंडीशन आपने निकालनी होती है, तो आपको चेंज मिल जाता है डेल्टा। तो डेल्टा T जो है बेटा आपके पास फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T था, इनिशियली TO था। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम पे आ जाए, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V एंड दैट इज इक्वल टू V माइनस V0, यानी कि फाइनल वॉल्यूम V माइनस इनिशियल वॉल्यूम VO, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे नोट करके रख लिया। अब ये जो कंसेप्ट हमने सीखा यहाँ पे कि ये जो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं। हमने सीखा था कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पे लिख दीजिए डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारी एक फर्स्ट रिलेशन आ गई, इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया, दोनों के दरमियान ताल्लुक। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमने ये बात सीखी थी कि चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है और इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हमने लिख दिया चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम VO, ठीक है। तो बेटा अब ये आपका सेकंड रिलेशन है, इसको 2 कह दीजिए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपने कंबाइन करने का तरीकाकार क्या होता है, जो सेम होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, ये दोनों सेम सेम है एक बार लिखते हैं, डिफरेंट है तो सारे लिखेंगे, इसको इसको मिला के लिखते हैं, और जो चीजें सेम है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपने कंबाइन कर दिया। अब फिजिक्स में जब भी आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नजर आता है तो आप क्या करते हो मेरे बच्चों, आप वहां पे बेसिकली इसको रिमूव करने के बाद इक्वल लगाते हो और साथ में आपका जो है वो कांस्टेंट आता है। इस केस के अंदर जो है वो आप कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा इस्तेमाल किया था हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में, बीटा हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में, ठीक है बेटा। तो ये बीटा जो है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा टाइम डेल्टा T इंटू VO, तो यानी ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके।
अब मेरे बेटे आपने इस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों टर्म यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, डेल्टा वी बाय वी नॉट इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू बीटा। क्लियर हुई बात? तो ये रिलेशन हमारे पास बीटा के लिए आ गया, यही हमारे डिजायर्ड रिलेशन था। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा ना हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। क्या होगा बेटा, इसको जो लिखने का एक अंदाज है ना, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देखो आपके पास ये बात लिखी हुई है जी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और उसके साथ ये भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम यूं लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक जो भी चीज है आपके पास एक फैक्टर बन गया। ठीक है। और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय डेल्टा टी। 1 बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि डेल्टा टी इस टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो आप चाहे तो इसको यूं लिख सकते हैं बेटे, डेल्टा वी बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वही बात यहां पर मैंने लिखी, समझियो। ये सिर्फ और सिर्फ इसको लिखने का एक अंदाज है। इसके साथ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पहले एक को डिवाइड किए रखें, दूसरे को अलग से यूं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो चीज भी मैं आपको बता दूं। तो बेटा देखो, आपने ना यहां पे इसको लिखना है ऐसे, डेल्टा v डिवाइडेड बाय वी नॉट, एक ये वाला फैक्टर है। ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा टी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बेटे होता है हमारे पास 1। ये वैसे कंसेप्ट मैथ से ताल्लुक रखता है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैं बेटा ये भी क्लियर कर रहा हूं साथ में। तो आप चाहें तो इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल सकते हैं, डेल्टा वी बाय वी नॉट मल्टीप्लाई बाय, फिर इसको उलट करना पड़ेगा 1 बाय डेल्टा टी। तो मेरे बच्चों इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो, हमें मैथ ये अलाउ करती है। डेल्टा वी बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, उसके नीचे 1 खुद से लिखा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज बन जाती है। ठीक है। तो अगर आपको बेटा ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है, तो ये स्टेप आपने करना है। इसका ताल्लुक हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वो यहीं पे क्लियर कर ले। इसका हमारे कंसेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मैथ का हमने टर्म इस्तेमाल करते हुए एक इसको इस तरह से लिखा, ये सिर्फ इसके लिखने का एक अंदाज है बस। ठीक है। तो हमने इसको यूं लिख दिया। अब ऊपर मेरे बच्चे आ जाता है आपके पास डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। नीचे क्या है, वी नॉट। वी नॉट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। वी नॉट भी कह सकते हैं इसको आप, वी ओ यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टाइम मैंने लिख दिया, सॉरी, ये चेंज इन टेम्परेचर, मैंने गलती से यहां पे टाइम लिख दिया, आप बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा। चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया, राइट, इज इक्वल टू बीटा। अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम है ना बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। असल के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कितना चेंज आया उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, उसको हम कहते थे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम को कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा ये आ गया आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्या, ये चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, उसी तरह से लिख दिया। सही है, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू बीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक फाइनल रिलेशन आ गया बीटा के लिए। अब थोड़ा सा बीटा के बारे में बताएंगे कि बीटा हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है। जिस तरह अल्फा था ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, इसी तरह से ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन सॉलिड है। ठीक हो गया। ओके बच्चे, उसके बाद फिर आपने इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बतानी है, और डेफिनेशन से परेशान नहीं होना। वो बेसिकली जो है ना, ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला, इस फार्मूले को ही डेफिनेशन बना के लिखा गया है। ये फार्मूला क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो इसको आप यूं डिफाइन करेंगे, इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। ये देखिए नीचे क्या है,
चेंज इन टेम्परेचर, और यूनिट साथ आपने केल्विन लगा देना है। तो पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर से मटेरियल की फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितनी आती है, ठीक है। और मैं बता चुका हूं बेटा, फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, असल के मुकाबले में इसके अंदर कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। ओके, अब ये असल के मुकाबले में क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन बेटा ये है कि देखिए, अगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंक्रीज आया वॉल्यूम में और बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, तो ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी जब तक मैं किसी चीज के साथ रिलेट नहीं करूंगा। जैसे आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स होते हैं ना, मैं बोल दूं आपके जी 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपकी मामा या आपके बाबा जो है वो कभी भी इस चीज को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो पूछेंगे नहीं कि बताओ भाई कितने में से 5 आए हैं। हो सकता है आपके 100 में से 5 आए हों, फिर तो वो खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। हो सकता है आपके 5 में से 5 हों, फिर तो वो बहुत खुश होंगे। हो सकता है आपके 20 में से 5 हों, ठीक है। तो जब तक आप ओरिजिनल का रेफरेंस नहीं देते ना, तो पता नहीं चलता कि ये अच्छा है या बुरा है। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम हो चाहे चेंज इन लेंथ हो, जब तक आप उसको ओरिजिनल के साथ रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक पता नहीं चलता कि भाई इसके अंदर जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है वो कैसा है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं जी 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था, अभी कितना हुआ 101 सेंटीमीटर क्यूब, कोई खास इंक्रीज नहीं आया। लेकिन ये जो 1 का इंक्रीज आया ना, 1 का इंक्रीज, ये कोई खास इंक्रीज नहीं है, समझ गए। अच्छा क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का तो वो पहले था, उसमें 100 से 101 पे गया है, फिर वो थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीज है। और अगर मैं ये कहूं कि ये 4 सेंटीमीटर क्यूब से 5 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, अब कितना चेंज आया है, वही 1 सेंटीमीटर का, लेकिन ये ज्यादा चेंज है उसके मुकाबले में। तो चेंज ज्यादा है क्या चेंज कम है? मेरे बच्चों, इस चीज को उस वक्त तक आप एनालाइज कर ही नहीं सकते जब तक आप ओरिजिनल से कंपैरिजन ना करो, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी जो है वो हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर से, दैट इज कॉल्ड बीटा, ये जिसको हम बोलते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है बेटा। तो यहां तक जो है वो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। फिर आ जाते हैं इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के ऊपर। तो बेटा इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये बीटा का फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप, डेल्टा वी बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसके अंदर ये चेंज इन वॉल्यूम है, जो भी इसका यूनिट हो, लेट्स से सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर वाला यूनिट नीचे वाले यूनिट से कट जाएगा क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। फिर नीचे रह गया डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेना है, तो ऊपर आ गया 1 डिवाइडेड बाय के, तो 1 डिवाइडेड बाय के को लिखते हैं के की पावर -1, जिसे कहते हैं पर केल्विन, समझ गए बेटा। ओके, तो पर केल्विन इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। अब इसके अंदर एक एडिशनल चीज आपको कराना चाहूंगा, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे बच्चों देखो, अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जाए, कोई ऐसा कंसेप्ट दे दिया जाए या कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाए जहां पर आपको कहा जाए कि भाई एक मटेरियल का जो न्यू वॉल्यूम है, आपने उसका ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, इतना टेम्परेचर में आप चेंज लेकर आए, अब इसका जो न्यू वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो उसका भी फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मेरे बच्चों, ये वाली टर्म जो यहां तक आपने की थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा टाइम डेल्टा टी इंटू वी नॉट, उसको आप यहां पे लिख दिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा टाइम वी नॉट इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा वी क्या था? चेंज इन वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम वी था माइनस इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा टाइम वी नॉट इंटू डेल्टा टी। अब ऐसा कर लो, इस वी नॉट को उधर भेज दो, क्यों? क्योंकि मुझे वी निकालने नया वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, तो वी नॉट तो पुराने वाला वॉल्यूम, इनिशियल वाला, शुरू वाला, उधर भेज दिया ये। अब इधर एक वी नॉट है और एक इधर वी नॉट है, दोनों से कॉमन ले लो, वी नॉट इनटू 1 प्लस बीटा टाइम डेल्टा टी। तो ये आपके पास मेरे बच्चों एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, जिसकी हेल्प से आप नए वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट टाइम 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप जो उसका मटेरियल का कांस्टेंट है b, उसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये मटेरियल के मुताबिक होता है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे जो उसका शुरू में वॉल्यूम था ओरिजिनल वॉल्यूम, वो आप पुट करेंगे, तो बेटा आपको न्यू वॉल्यूम जो है वो मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।